हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे व्यक्तित्व। हमारा पर्सनालिटी का टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं और सिद्धांत उसके विभिन्न हमने समझ लिया। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये कारक दो प्रकार के होते हैं मेन। एक तो हम जैविकीय कारक या जिसको आनुवंशिक कारक कहते हैं वो होते हैं, और दूसरे कारक जो होते हैं पर्यावरणीय। यानी पर्यावरण में जब व्यक्ति रहता है तो आसपास में उसकी जितनी चीज़ें होती हैं वह उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के निर्धारक या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक। दो प्रकार के कारक होते हैं, जैविकीय या जिसको आनुवंशिक कारक कहते हैं। दूसरा वातावरणीय कारक। ठीक। अब हम आनुवंशिक कारक, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि अनुवंश में जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो तत्व होते हैं विकसित होते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका प्रभाव आता जाता है। या जैविकीय यानी जो जन्म के समय से ही व्यक्ति में उपस्थित रहती हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें जो जिनसे प्रभावित हों, या जो वो चीज़ें जिस प्रभाव से ग्रसित हों, तो उस तरह के कारक उसमें आते हैं। तो जैविकीय कारकों से हम स्टार्ट करते हैं। पहला, जैविकीय कारक। जैविकीय कारक में पहला आता है शरीर। ठीक। जन्म होते ही व्यक्ति शरीर के साथ ही जन्म लेता है। ठीक। तो पहला आता है शरीर, फिजिक। फिजिक की बात करें तो फिजिक में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें व्यक्ति का क्या आ जाता है? रंग, रूप, कद काठी, भार, और शारीरिक सुंदरता, या आकर्षक है कि नहीं, या फिर व्यक्ति का स्वर आ जाता है, आवाज, आँखों का रंग, बालों का रंग। रंग में कई चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें सारे शरीर में आती हैं। तो ये चीज़ें किससे प्रभावित होती हैं? वंशानुक्रम से या आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं। ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें तो दूसरी चीज़ आती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दूसरा क्या है? बी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे एक तरह का रस निकलता है। तो जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से रस निकलता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, ये हार्मोनल चेंजेस हैं या हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये उससे क्या होता है? व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अब हार्मोन्स की अगर बात करें या अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो उसमें 4 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है। कौन-कौन सी? पहला आता है गल ग्रंथि। गल ग्रंथि।
गल ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? थायराइड, गले में जो ग्रंथि होती है। थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्लैंड नाम से ही स्पष्ट है। इसमें दो तरह के मतलब विकृतियां कब आती हैं? थायराइड ग्रंथि होती सब में है। इसमें या तो एक कम स्राव होता है या अधिक स्राव होता है। तो पहले हम अधिक स्राव की बात करते हैं। अधिक स्राव और दूसरे प्रकार की दिक्कत कब आती है? कम स्राव, ठीक। अधिक स्राव होने पर क्या हो जाता है? व्यक्ति में चिंता, बेचैनी, उलझन आदि चीजें हो जाती हैं व्यक्ति में, अगर उसका अधिक स्राव हो जाता है। कम स्राव होने पर क्या होता है? व्यक्ति आलसी हो जाता है, ठीक, मंद बुद्धि हो जाता है, ठीक, अ, ठिगना हो जाता है शरीर से। अ, ठिगना यानी कि जिसको हम बौनापन बोलते हैं, ठीक। बहुत कामचोर होता है जब कम स्राव होता है, यानी पूरी तरह अस्वस्थ। स्वस्थ नहीं होगा तो उसका किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अधिक स्राव होने पर भी दिक्कत होती है, कम स्राव होने पर भी दिक्कत होती है। दोनों कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती है, तो उससे व्यक्तित्व प्रभावित ही प्रभावित होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, और चीजें आपको बताती हूँ। ठीक, जैविकीय कारक में का ही है। हमारा हो गया गल ग्रंथि, हमने यानी थायराइड पढ़ ली। अब नेक्स्ट आता है उपवृक्क ग्रंथि। उपवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, ये क्या इसका कार्य क्या होता है? संवेगात्मक स्थिरता बनाए रहती है, यानी ये संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं। इससे जो हार्मोन्स या जो स्राव होता है, वो क्या करते हैं? ये संवेगों पर, ये संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अतिरिक्त इससे क्या कार्य कर सकते हैं? इससे व्यक्ति को अतिरिक्त शक्ति मिलती है। व्यक्ति के अंदर जो ताकत आती है एक्स्ट्रा, वो वर्क कर सकता है, वो इसी ग्लैंड की वजह से। क्या कहती है? ये अतिरिक्त शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस उपवृक्क ग्रंथि की और विशेषता क्या होती है? इसके अलावा ये ग्रंथियां अधिक, अगर इसमें स्राव होने पर, क्या होने पर? अधिक स्राव होने पर व्यक्ति में दो चीजें पाई जाती है मेन रूप से। या व्यक्ति परिश्रमी हो जाता है, और दूसरा परिश्रमी व झगड़ालू हो जाता है। ताकत उसमें और ज्यादा आ जाती है, झगड़ा भी करने लग जाता है उसी परिश्रम के साथ। व्यक्ति झगड़ालू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उपवृक्क ग्रंथियां जो हैं वो किस तरह से व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। बहुत ज़्यादा झगड़ालू व्यक्तित्व का जो होगा, उसमें आप जानिए वो जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उससे स्राव उसमें अधिक होता है, ये मान लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, आगे की चीज़ें बताती हूँ। अगला हमारा है पीयूष ग्रंथि। नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। पीयूष ग्रंथि,
पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इसका क्या काम क्या होता है? इसका कार्य होता है अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। क्या करता है? नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ठीक है, सब पर नियंत्रण तो रखता ही रखता है। इसके साथ इसका कार्य ये होता है कि किसी से ज्यादा स्राव हो गया, किसी ग्रंथ से, किसी से कम हुआ, तो उसमें क्या करता है? अनुपात बनाए रखता है। अन्य स्रावों में सही अनुपात बनाए रखता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये ज्यादा स्राव जब हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्राव जब ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा ज्यादा स्राव होने पर व्यक्ति 8 से 10 फीट तक लंबा हो जाता है। ठीक है, कम स्राव होने पर ठीक उसका विपरीत होता है, व्यक्ति बौना हो जाता है। ठीक, एक और विशेषता इसकी है कि ये जब सही गति से कार्य करते हैं तो व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्ति आकर्षक, प्रसन्नचित्त व स्वस्थ, लंबा चिट्टा गोरा, सारी विशेषताओं के साथ होता है, अगर इसमें सही बैलेंस बना हुआ है। वैसे तो इसका कार्य ही सब में बैलेंस बनाए रखना है, और लेकिन सही बैलेंस जब होता है तो क्या करता है? सब में व्यक्ति बहुत आकर्षक हो जाता है, बहुत अच्छा उसके स्वर्ग्रंथियां काम करती है, उसका भार, शारीरिक गठन सब बिल्कुल नपातुला सधा सा हो जाता है, और व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन करिए। एक और बच रहा है हमारी जो सेक्स ग्लैंड है वो। मैं जल्दी रविश नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यौन ग्रंथि, यौन ग्रंथि इसको क्या बोलते हैं? सेक्स ग्लैंड, सॉरी, ग्लैंड। ठीक, नाम से ही स्पष्ट है, इसका कार्य स्त्रियों में स्त्री सुलभ गुण व पुरुषों में पुरुष सुलभ गुण देना। ठीक, इसका कार्य ही है या निर्धारण करना या देना, सारी चीजें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैविक के कारक में ए था, बी हो गया। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, आप इसको जानते ही हैं कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये इसका प्रमुख केंद्र क्या होता है? इसका प्रमुख केंद्र
इसका प्रमुख केंद्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क होता है। ठीक। इसके अलावा जो उद्दीपक व्यक्ति के सामने आते हैं, उद्दीपक या परिस्थिति विशेष, उद्दीपन या परिस्थिति विशेष की सूचना कहाँ तक पहुंचाता है? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क तक पहुंचाने के बाद मस्तिष्क ये डिसाइड करता है कि किस अंग का कार्य है, तो वो सूचना वो यथोचित सूचना अंग विशेष तक पहुंचाता है। ठीक। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उद्दीपन को देखकर पहले वो सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। नर्वस सिस्टम का केंद्र क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है प्रमुख केंद्र। तो जब हमारे सामने कोई उद्दीपक या कोई परिस्थिति आती है तो सूचना सबसे पहले कहाँ, उसका परसेप्शन करने के बाद सूचना सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क में सूचना पहुंचने के बाद मस्तिष्क डिसाइड करता है कि किस अंग को कार्य करना है। आप कहीं आग है तो हाथ हटाना है, कोई चीज खाना है तो भोजन हाथ से उठा के खाना है, भागना है तो पैरों को सूचना देनी है। तो इस तरह से यथोचित जो सूचना होती है पर्टिकुलर अंग को मस्तिष्क वो सूचना भेजता है, तब हमारी पूरी बॉडी उसी के हिसाब से काम करनी। आंख में कुछ भेज रहे हैं, मस्तिष्क हमें सूचना देता है कि आंखों में चीजें चली जाएंगी, तो हम अपनी आईज जो है ब्लिंक कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा शरीर नर्वस सिस्टम के हिसाब से कार्य करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है बुद्धि। ठीक है। क्या है? बुद्धि। बुद्धि में भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमारे जैविकीय कारक होते ही है। बुद्धि बुद्धि से हमारा हम में समायोजन क्षमता बढ़ती है। तो बुद्धि जाहिर सी बात है कि हमारे व्यक्तित्व के निर्धारक है या हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो बुद्धि भी सामान्यतः 3 तरह की पाई जाती है। एक तीव्र बुद्धि, नाम से स्पष्ट है कि हाँ किसी की बुद्धि तेज होती है। सामान्य बुद्धि, और तीसरा मंद बुद्धि। 3 तरह के लोग होते हैं। ठीक। बहुत ज्यादा इसमें नहीं समझना है। इतनी 3 ही चीजें होती हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। ठीक। नोट डाउन करिए, तो फिर हम बात करते हैं वातावरणीय कारक की। अब हम बात करते हैं नंबर 2, वातावरणीय कारक। ठीक। वातावरणीय कारक में हमारा पहला आता है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण 2 तरह के हैं, एक ठंडी जलवायु और दूसरी गर्म जलवायु। ठीक। अब देखते हैं किस जलवायु में किस तरह के लोग रहते हैं। यह ठंडी जलवायु के लोग स्वस्थ, सुंदर, परिश्रमी व बुद्धिमान माने जाते हैं। ठीक। उसके ठीक विपरीत गर्म जलवायु वाले लोग आलसी, काले, कामचोर, अस्वस्थ होते हैं। ठीक है। यहाँ गोरे भी होते हैं। सामान्यतः ऐसा पाया जाता है कि ऐसी जलवायु में ऐसे लोग पाए जाते हैं।
दूसरा हमारा आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक की बात करें तो तीन तरह के होते हैं हमारा समाज। पहला परिवार, दूसरा समाज, और तीसरा विद्यालय। तीन तरह का के सामाजिक कारक होते हैं। सबसे परिवार ही पहली पाठशाला होती है। व्यक्तित्व निर्धारण सबसे सबसे ज़्यादा समय व्यक्ति कहाँ बिताता है? अपने परिवार में। जो चीज़ें जो आदत स्वभाव व्यक्ति सीखता है परिवार से ही सीखता है। इस तरह से फिर उसके बाद व्यक्ति अब समाज में जाता है। समाज में जिस तरह का उसका रहन-सहन, उठना-बैठना है, उसके लोग हैं, जिस तरह के माहौल में वो अपना टाइम बिताता है, तो उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व हो जाता है। तीसरी बात करें तो घर से के बाद विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति सबसे ज़्यादा समय स्थायी रूप से बिताता है, कि विद्यालय रोज़ जाता है, रोज़ 6 घंटे उसको रहना ही रहना है, तो वो 6 घंटे विद्यालय में बच्चा बिताता है, तो उसके संगी साथी कैसे हैं, उसके टीचर शिक्षक का आचरण कैसा है, शिक्षक कैसी शिक्षा दे रहा है, उसके मित्रगण कैसे हैं, उसके सहपाठी कैसे हैं, उसके विद्यालय का माहौल कैसा है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण की। तीसरा है आर्थिक पर्यावरण। ठीक, आर्थिक पर्यावरण की बात करें तो व्यक्ति दो तरह का होता है आर्थिक पर्यावरण। पहला तो धनी, दूसरा निर्धन। अगर धनी परिवार में ऐशो आराम के साथ है तो उसका व्यक्तित्व का विकास दूसरी तरह होता है। उसके विपरीत यदि निर्धन है तो वो अपने गरीब परिवार से, बहुत ज़्यादा गरीब है तो अपना खाने-पीने रहने की ही व्यवस्था में लगा रह जाएगा, और चीज़ों का अपने विकास के बारे में और लोगों के विकास के बारे में, अपने समाज के बारे में उसको सोचने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो उसका व्यक्तित्व कंपैरेटिवली कम विकसित होगा। ठीक है? अब अगले हम उसकी बात करें पर्यावरण की, तो आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में उसका कल्चर, उसका रहन-सहन, उसका उठना-बैठना, वो किस परिवार से बिलॉन्ग करता है, किस तरह का उसका मतलब उसके पीढ़ी दर पीढ़ी में लोग रहे हैं, और उनके समाज जिस समुदाय में रहता है, उस समुदाय के क्या-क्या ट्रेडिशंस हैं और कैसी मान्यताएँ हैं, रूढ़वादी है या नहीं है, मॉडर्न उसका कल्चर रहा है कि नहीं रहा है, तो उस हिसाब से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। ठीक है? होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने जैविकीय और पर्यावरणीय कारक पढ़े। एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। जैविकीय कारक में हमने तंत्र की बात करी, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करी और शारीरिक गठन की बात करी। शारीरिक गठन सबसे पहले आता है, और अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो हमने गल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और उपवृक्क ग्रंथि, यौन ग्रंथि आदि के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने तंत्रिका तंत्र और बुद्धि के प्रभाव को जाना कि कैसे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने जैविक वातावरणीय कारक पढ़ा, जिसमें भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, व्यूज़ बढ़ाते रहिए, अपने कमेंट ज़रूर आप देते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।